हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 4 यूनिट 2। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 यूनिट 2 प्रशासनिक चिंतन पार्ट 7, जिसमें आज हम करेंगे जॉर्ज अल्टन मेयो के बारे में, जो हमारे चिंतक हैं, उनके बारे में, राइटर हैं। जॉर्ज अल्टन मेयो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के। अल्टन मेयो को किस की प्रसिद्धि थी? हाथोन प्रयोग के लिए अल्टन मेयो को जाना जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं अल्टन मेयो? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनका जन्म एडिलेड शहर में 26 दिसंबर 1980 को हुआ। एडिलेड विश्वविद्यालय में 1899 में तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में स्नातक करने के बाद मेयो चिकित्सीय शिक्षा हेतु स्कॉटलैंड गए, किंतु मेयो इसमें विफल रहे और वहां उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। मेयो वर्ष 1905 में ऑस्ट्रेलिया लौट आए और एडिलेड में एक प्रकाशन गृह में कार्य करने लगे और एडिलेड विश्वविद्यालय में पुनः मनोविज्ञान का अध्ययन किया। इसके पश्चात वर्ष 1912 में नव स्थापित क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के शिक्षक के पद पर कार्य किया। वर्ष 1923 में अल्टन मेयो को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन बिजनेस स्कूल में शोधकर्ता की अस्थायी नौकरी मिल गई। यहीं पर रहते हुए मेयो ने अपना पहला शोध कार्य शुरू किया, जो फिलाडेल्फिया की सूती वस्त्र मिलों के श्रमिकों से संबंधित था। कुछ वर्षों पश्चात मेयो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और फिर इसी विश्वविद्यालय में औद्योगिक शोध के निर्देशक पद पर पदोन्नत हो गए। इसी विश्वविद्यालय में रहते हुए अल्टन मेयो सुप्रसिद्ध हाथोन प्रयोग से जुड़े। ऐसा कहा जाता है कि मेयो को सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान सिद्धांतों से अवगत कराने में लॉरेंस जे हेंडरसन का बहुत बड़ा योगदान था। इस प्रकार मेयो ने औद्योगिक अशांति तथा विश्व मंदी में समय में हाथोन प्रयोगों के परिणाम एवं मानव संबंध उपागम के उदय ने आशा की नई रोशनी उत्पन्न की। 1 सितंबर 1949 को सरे स्थित अपार्टमेंट में मेयो का निधन हो गया। अल्टन मेयो को हाथोन प्रयोगों तथा इसके परिणाम स्वरूप सशक्त ढंग से उभरे मानव संबंध उपागम के प्रबल समर्थक के रूप में पहचाना जाता है, परंतु मेयो का चिंतन औद्योगिक समाजशास्त्र, औद्योगिक मनोविज्ञान, लोकतंत्र, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा औद्योगिक क्षेत्र के समग्र पर्यावरण के विश्लेषण से संबंधित रहा है। वैज्ञानिक प्रबंध एवं औद्योगिकरण के दौर में मेयो मुख्यतः मानव सहयोग एवं समरसत्ता को खोजने में आतुर थे। इस पर मेयो का कथन है कि हमारी संस्कृति के विनाश का खतरा परमाणु बम से नहीं बल्कि इस सभ्य समाज से है। यदि इसने सहयोग बढ़ाने तथा असहयोग से संबंधित अवरोधों को दूर करने का प्रयास नहीं किया तो एक दिन मानव स्वयं अपनी विनाश लीला का साक्षी बनेगा। अल्टन मेयो की प्रसिद्ध पुस्तकें: डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, ऐसे इन सोशोलॉजी 1999, सोशोलॉजी एंड रिलीजन 1922, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933 में ये सारी जो है पुस्तकें इनकी। द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945, सम नोट्स ऑन द फिजिकोलॉजी ऑफ पियर जेनेट 1947। अल्टन मेयो का योगदान: अल्टन मेयो को मानव संबंध सिद्धांत का पिता कहा जाता है। मेयो ने शास्त्रीय विचारधारा के विपरीत संगठन में किए गए अध्ययन के आधार पर सामाजिक मानव औपचारिक संगठन तथा सहभागी प्रबंधन की नई अवधारणा दी।
मेयो ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने संगठन में मानव को पहचाना तथा औपचारिक संगठन के अंतर्गत अनौपचारिक संगठन को खोजा, अतः उन्हें संगठन के क्षेत्र में प्रवर्तक की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने श्रमिकों की प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा आत्मसम्मान के महत्व को मान्यता दी। मानव संबंध विचारधारा का उदय, टेलरवाद के नकारात्मक असर तथा उसके परिणाम स्वरूप उद्योगों में व्याप्त श्रमिकों के अनुपस्थितिवाद का परिणाम है। वहीं शास्त्रीय विचारधारा के कारण उत्पन्न समस्याओं ने मानव संबंधी सिद्धांत को जन्म दिया। अन्य सभी समस्याओं के निराकरण और संगठन में दक्षता, मितव्ययिता व उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कई प्रयोगों के निष्कर्ष पर आधारित थे। हार्थोन प्रयोग कब हुआ था, ये पेपर में पूछा जाता है कि हार्थोन प्रयोग कौन से सन में हुआ था। इनका मैचअप आता है इनके सारे प्रयोगों का। हार्थोन प्रयोग 1924 से 32, 1924 से 32 में किया गया था। क्या था? मानव संबंध उपागम को अच्छी तरह समझने के लिए हार्थोन प्रयोग को समझना आवश्यक है, जिनके परिणाम स्वरूप मानव संबंध सिद्धांत स्थापित हुआ। यह प्रयोग अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी के शिकागो शहर के नज़दीक हार्थोन नामक स्थान पर एक विशाल संयंत्र में किए गए थे। इसके प्रमुख शोधकर्ता जॉर्ज अल्टन मेयो एवं रोथलिस वर्जर थे। महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग 1924 से 27, यानी ये हार्थोन प्रयोग के बीच का समय है जिसमें 2 प्रयोग हुए हैं। आपके पहला है महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग। क्या हुआ था इसमें? यह प्रयोग 3 चुने हुए विभागों पर किया गया था तथा राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के राष्ट्रीय शोध परिषद द्वारा हार्थोन कंपनी के निरीक्षक जॉर्ज पेनाक एवं अन्य साथियों के साथ शुरू किया गया। पहले विभाग में कार्य के छोटे छोटे पुर्जा का निरीक्षण करना था। दूसरे विभाग में विद्युत यंत्रों को इकट्ठा करना था तथा तीसरे विभाग में बिजली के तारों को बांधने का कार्य था। परिस्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सभी कार्मिकों को एक कमरे में रखा गया ताकि उनके उत्पादन की गणना की जाए। 3 तरीके से काम किया गया। पहला, काफ़ी तेज रोशनी से कार्य करवाया गया। दूसरा, फिर रोशनी को थोड़ा धीमा किया गया और तीसरा, अंत में इतना धीमा किया गया कि कार्मिकों को दिखाई पड़ना भी मुश्किल हो गया। 1.5 वर्षों तक शोध के पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि रोशनी को या अन्य सुविधाओं को कम ज़्यादा करने से उत्पादन में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई और इसे कोई विशेष कारण नहीं माना गया। सेकंड हुआ था रिले असेंबली। ये सेकंड है। रिले असेंबली टेस्ट रूम 1927। इस प्रयोग के अध्ययन का विषय विभिन्न स्थितियों का कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना था। इसमें श्रमिकों को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें प्रत्येक दल को 6 लड़कियों को शामिल किया गया और उन्हें एक समान कार्य सौंपे गए तथा कमरों को एक समान प्रदीप्त रखा गया, जिससे प्रदीप्त के अलग अलग स्तरों पर उत्पादनों का अध्ययन किया जा सके। शुरू में कार्य की स्थिति को समान रखा गया, बाद में इन स्थितियों में परिवर्तन किया गया जिससे उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को आंकलित किया जा सके। इस शोध से यह निष्कर्ष निकला कि प्रदीप्त की विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोगात्मक तथा नियंत्रण दोनों दलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस कारण उन्हें प्रदीप्त का सिद्धांत को छोड़ना पड़ा। प्रकाश से संबंधित प्रयोग करने के बाद इस बात के प्रयोग किए गए कि विश्राम का उत्पादन पर क्या और कितना प्रभाव पड़ता है। इसके लिए 5 श्रमिकों का चयन किया गया, जिसके लिए उन्हें कार्य के दौरान 5, 10 और 15 मिनट का विश्राम देकर यह देखा गया कि उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव कैसे पड़ते हैं अगर उन्हें हम विश्राम करने देंगे तो। इन प्रयोगों के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु
इस वृद्धि का श्रेय विश्राम को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब विश्राम के समय को समाप्त कर दिया गया और सारे दिन श्रमिकों से काम लिया गया, तब भी उत्पादन की मात्रा सामान्य मात्रा में अधिक थी। अतः इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब श्रमिकों की सामाजिक परिस्थितियां बदल दी जाती है तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती दिखाई देती है। थर्ड जो गहन हुआ था, ये थर्ड पॉइंट है। गहन साक्षात्कार कार्यक्रम 1928 से 31 तक चला था। कार्मिकों की भावनाओं को जानने के लिए यह तय किया गया कि उनका साक्षात्कार किया जाए। इसके लिए संयंत्र के कुछ कार्मिकों को प्रश्नावली भरने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों द्वारा हाथोन संयंत्र के 25,000 कर्मचारियों से 21,126 श्रमिकों से साक्षात्कार करके एक प्रश्नावली पूरी कराई गई। इसमें सभी श्रमिकों से कहा गया कि वह प्रबंध की नीतियों, मालिकों के व्यवहार, कार्य के माहौल, कार्यक्रमों एवं व्यवहारों के बारे में खुलकर अपने विचार प्रस्तुत करें। और इससे यह हुआ कि बिना कंपनी में भौतिक सुविधाओं, वेतन, माहौल में परिवर्तन किए ही उत्पादन बढ़ गया और श्रमिकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन भी हुआ। कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए उसके कार्य परिवर्तन में व्यक्ति की भावनाओं तथा आत्मसम्मान को पूर्ति होनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होगा तो व्यक्ति में कुंठा, निराशा पैदा हो जाएगी। बैंक वायरिंग प्रयोग 1931 से 32। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के सामाजिक समूह के संबंध में सूचना तथा तथ्य एकत्रित कर उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों की जांचना था। यह अल्टन मेयो का अंतिम प्रयोग था जो समूह के व्यवहार के विश्लेषण पर आधारित था। इसमें श्रमिकों का चयन 3 समूहों में किया गया जो कार्य के आधार पर एक दूसरे से परस्पर जुड़े थे। इन श्रमिकों को वेतन समूह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिए कुल उत्पादन के आधार पर दिया जाता था। इस प्रयोग में यह देखा गया कि समूह ने अपना उत्पादन मानक निर्धारित कर रखा था जो सामान्य मानक से कम था। अतः समूह अपने किसी सदस्य को उत्पादन घटाने या बढ़ाने की इजाज़त नहीं देता था। अतः समूह ने अपने निम्न नियम बना रखे थे। कौन से नियम थे? पहला पॉइंट है, किसी को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह सेखीखोर यानी रेट बस्टर कहलाएगा। सेकंड है, किसी को बहुत कम काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह कामचोर कहलाएगा। थर्ड पॉइंट है, किसी का अपने किसी साथी की चुगली नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह चुगलखोर कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट है, किसी को भी साथी से सामाजिक दूरी नहीं बनानी चाहिए, ना ही कार्यालय व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारी परामर्श। अब तक जो अध्ययन हुए थे वह कर्मचारियों के दृष्टिकोण में बहुत अधिक उपयुक्त नहीं थे। वे अध्ययन वास्तव में कर्मचारियों की स्थिति में कोई मौलिक सुधार नहीं कर पाए। अतः इस अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि श्रमिकों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मानसिक तथा व्यावसायिक समायोजन के लिए संगठनों की स्थापना प्रमुख है। श्रमिकों के संघों, शाखाओं, संस्थाओं आदि से इनके सामाजिक स्तर में काफ़ी सुधार आएगा। इन अध्ययनों के द्वारा घेराव, हड़ताल, धरना जैसी सामाजिक स्थितियों को नियमित किया जा सकता है। इन सबसे कर्मचारी संघ संस्था को काफ़ी बल मिला, जिससे नियोक्ता कर्मचारी संबंध अच्छे हो सके। हाथोर्न प्रयोग के निष्कर्ष क्या निकला? हाथोर्न प्रयोग के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। इन अध्ययनों के बाद जो निष्कर्ष निकले वे प्रमुख रूप से इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण खोज यह थी कि
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू, श्रमिक को उत्पादकता तथा कार्य स्तर पर श्रमिक के निर्गत और उत्पादकता के सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलू निर्धारित करते हैं। सेकंड है, संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है। थर्ड पॉइंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसे मशीन की तरह ना तो समझा जाना चाहिए और ना ही कठोरता से निर्देश किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, मेयो ने स्पष्ट किया कि सहयोग प्राप्त करने के लिए सत्ता तथा विशेषज्ञता की अपेक्षा सामाजिक कौशल अधिक महत्वपूर्ण है। फिफ्थ पॉइंट है, श्रमिकों में छोटे सामाजिक समूहों को स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनौपचारिक संगठन जो उत्पादक मानक तथा व्यवहारिक प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। सिक्स पॉइंट है, श्रमिक अनौपचारिक सदस्य के रूप में प्रबंध के प्रति ना तो प्रतिक्रिया करते हैं और ना ही व्यक्तिगत रूप में। और सिक्स पॉइंट है, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, संचार तथा सहभागिता श्रमिकों के व्यवहार एवं संतुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अल्टन मेयो के हाथों प्रयोगों द्वारा निकाले निष्कर्षों में सामाजिक पहलुओं व मानवीय पहलुओं दोनों की प्रमुखता दी गई। अध्ययन के दौरान कार्य दशा में बदलाव ने निर्गत तथा उत्पादकता पर प्रभाव डाला। मेयो ने कार्य दशा सुधारने के लिए अनेक उपाय किए, जैसे काम के घंटों में कमी, बोनस प्रणाली, अच्छा वेतन, थकान के लिए विश्राम इत्यादि, लेकिन उत्पादकता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। उनका निष्कर्ष था कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक जैसे श्रमिकों को मान्यता देने, महत्वपूर्ण होने की भावना, सौहार्द और निर्देशित पर्यवेक्षण आदि ने श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाया, जिसको मेयो ने सामाजिक मानव के अवधारणा की संज्ञा दी। मेयो की आलोचना, पीटर एफ ड्रकर के अनुसार मानव संबंध विचारधारा में आर्थिक आयामों को नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि संगठनात्मक उद्देश्य के बजाय व्यक्ति अनौपचारिक उद्देश्य के प्रति अधिक संवेदनशील नजर आते हैं। मेयो की आलोचना श्रमिक संघ के विरोधी होने पर भी की जाती है। उन्होंने मानव संबंध आधारित पर्यवेक्षण को श्रमिक संघों की जगह लाने का प्रयास किया। इसका फर्स्ट पॉइंट है, मानव संबंध सिद्धांत श्रमिकों के विपक्ष व प्रबंधकों के पक्ष में विचार देता है। उनकी आलोचना अनौपचारिक संगठन पर ध्यान न देने की जाती है। सेकंड पॉइंट है, यह उपागम सामूहिक संबंधों व प्रयासों पर अधिक जोर देते हैं। एक व्यक्ति संबंधों की छोड़ देता है। वस्तुतः व्यक्तिगत संबंधों को विकसित किए बिना समूहों का विकास करना निरर्थक है। थर्ड पॉइंट है, मानव संबंध उपागम शिक्षण, प्रशिक्षण एवं सभा संगोष्ठी का पक्ष तो लेता है, परंतु यह भी स्वीकारता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है। यदि ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि एवं व्यवहार स्वतः स्फूर्ति है तो मानव संबंधों की स्थापना से यह निर्माण के प्रयासों में क्या अंतर पड़ सकता है। मानव संबंध उपागम में सहयोग व समन्वय को ही प्रमुखता दी गई है, जबकि संघर्षों को बुरा मानकर छोड़ दिया गया। आलोचकों का कहना है कि संघर्षों से ही संगठन को नया जीवन मिलता है तथा संघर्षों से ही प्रतियोगिता व प्रगति का रास्ता खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेविड एस्टन का मानना है कि मेयो के कार्यों में व्यापक दृष्टिकोण का अभाव था, क्योंकि मेयो ने संगठन की जगह संगठन की सभी सामाजिक स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया। इससे कई कार्यों की उपादेयता एवं विश्वसनीयता कम हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, F.G. मूरे ने कहा कि मेयो का कार्य केवल अनुभव मात्र पर टिका था तथा उन्हें सामाजिक अनुसंधानों के आधारीय सिद्धांतों की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है, डैनियल बेल तथा अमेरिकी यूनाइटेड ऑटो वर्क्स ने मेयोवादियों को गाय समाजशास्त्री को सोशोलॉजिस्ट कहा, जो केवल
श्रमिकों को पुचकारने में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि संतुष्ट गाय अधिक दूध देती है। उपरोक्त आलोचनाओं के बाद भी वास्तविकता यह है कि मेयो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा से हटकर एक नए तरीके से औद्योगिक एवं संगठनात्मक समस्याओं का विश्लेषण किया। मेयो के आलोचक पीटर एफ ड्रकर भी स्वीकारते हैं कि बहस तथा आलोचना का विषय होते हुए भी मेयो का कार्य सर्वोत्तम है, जिसने मानव संबंधों के क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी डाली। उद्योग में मानव संबंध सुधार के लिए सुझाव निम्न हैं। फर्स्ट है उचित वातावरण, सेकंड है उचित नेतृत्व, थर्ड है मानव आवश्यकता की संतुष्टि, फोर्थ है योग्यता अनुसार कार्य, फिफ्थ है पुरानी मान्यताओं में बदलाव, सिक्स्थ है शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था, सेवंथ है काम करने वालों की प्रबंध में सहभागिता, 8 पॉइंट है विकास के अवसर, 9 पॉइंट है कर्मचारियों से परामर्श और 10 पॉइंट है कुशल संचार। नेक्स्ट वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत टेलरवाद और मानव सिद्धांत मेयोवाद का तुलनात्मक अध्ययन समानता है। क्या क्या समानता है? इसका फर्स्ट पॉइंट है दोनों दृष्टिकोण का उद्देश्य समान था, परंपरागत प्रबंध की कमियों को दूर करना एवं उत्पादन में वृद्धि करना। सेकंड पॉइंट है दोनों सिद्धांतों ने ही निम्न स्तर के कार्यकर्ताओं को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। थर्ड पॉइंट है दोनों सिद्धांतों ने ही नियोक्ता और कर्मचारी के आंतरिक हितों के निहित टकराव की अपेक्षित रूप से ध्यान में नहीं रखा। और फोर्थ पॉइंट है दोनों सिद्धांतों में प्रबंध के सविवेकाधिकार में कमी करने की बात कही गई है। मानव संबंध सिद्धांत में यह कमी भागीदारी दृष्टिकोण, सामूहिक निर्णय निर्माण एवं प्राधिकार की स्वीकृति विचारधारा के सदस्य से आई। परंपरागत बनाम मानव संबंध सिद्धांत क्या है? परंपरागत सिद्धांत औपचारिक सांगठनिक ढांचे पर जोर देता है और मानव संबंध सिद्धांत अनौपचारिक संगठन पर बल देता है। औपचारिक सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत संगठन को तार्किक व अवैयक्तिक व्यवस्था के रूप में देखता है, जबकि मानव संबंध सिद्धांत संगठन को एक भावनात्मक और सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखता है। परंपरागत सिद्धांत मजदूरों की आर्थिक मनुष्य दृष्टि की वकालत करता है, जबकि मानव संबंध सिद्धांत मजदूरों की सामाजिक मनुष्य दृष्टि की वकालत करता है। परंपरागत सिद्धांत संगठन के शारीरिक और यांत्रिक पहलू पर जोर देता है, जबकि मानव संबंध सिद्धांत संगठन के समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर जोर देता है। परंपरागत सिद्धांत यह मानता है कि सांगठनिक व्यवहार प्रबंधन द्वारा बनाए गए नियमों विनियमों का उत्पाद है, जबकि मानव संबंध सिद्धांत यह मानता है कि सांगठनिक व्यवहार कर्मचारियों के रुखों, भावनाओं और एहसासों का उत्पाद है। परंपरागत सिद्धांत मानता है कि लोग सजातीय है। मानवीय सिद्धांत यह मानता है कि लोग बहुल जातीय है। परंपरागत सिद्धांत यह मानता है कि पर्यवेक्षण की निरंकुश शैली पर जोर देता है और मानवीय सिद्धांत ये मानते हैं कि पर्यवेक्षण की जनतांत्रिक शैली पर जोर देते हैं। परंपरागत सिद्धांत मानव को परमाणु दृष्टि से देखता है, जबकि मानव सिद्धांत मानव को सामाजिक दृष्टि से देखता है। परंपरागत सिद्धांत सांगठनिक कुशलता सिद्धांतों के अनुसार बने ढांचे पर निर्भर करती है, जबकि मानव संबंध सिद्धांत सांगठनिक कुशलता मानव संबंधों और कर्मचारी संतोष और उत्साह पर निर्भर करता है। परंपरागत सिद्धांत कार्य के भौतिक परिवेश पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि मानव संबंध सिद्धांत कार्य के सामाजिक परिवेश पर ध्यान केंद्रित करता है। ये थे हमारे परंपरागत सिद्धांत बनाम मानव संबंध सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे टेलर और मेयो में असमानता कौन कौन सी थी। यह दोनों अध्ययन औद्योगिक मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन के मनोवैज्ञानिक
उपागम के आधारभूत अध्ययन माने जाते हैं। दोनों के उद्देश्य लगभग समान है, अर्थात उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जाए, लेकिन इसके बावजूद दोनों में मूलभूत अंतर है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, टेलर के अध्ययन वर्ष 1910 ईस्वी के आसपास किए गए तथा हार्थोन के अध्ययन वर्ष 1927 से 32 तक लगातार 5 वर्षों तक किए गए, अर्थात टेलरवाद पहले तथा हार्थोनवाद बाद में आया। सेकंड पॉइंट है, टेलरवाद में केवल काम करने की विधियों पर अधिक बल दिया गया, जबकि मानव संबंधवाद में मानवीय संबंध दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया गया। थर्ड पॉइंट है, टेलरवाद व्यक्ति को प्रेरित करने हेतु आर्थिक कारकों पर अधिक बल देता है, जबकि मेयो ने गैर आर्थिक कारकों पर अधिक बल दिया। फोर्थ पॉइंट है, मानव संबंध विचारधारा में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों, सामाजिक संगठन की भूमिका एवं मूल्यों आदि पर विशेष बल दिया गया, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में इस संबंध में कमी देखने को मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत औपचारिक संगठन पर, जबकि मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठन पर बल देता है। सिक्स्थ पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रबंध तथ्य पर, जबकि मानवीय सिद्धांत मानवीय संबंधों पर विशेष बल देता है। सेवन्थ पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रबंध संगठन में कार्यरत व्यक्ति को आर्थिक प्राणी मानता है, जबकि मानवीय संबंध व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानता है। 7 पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में दबावपूर्ण प्राधिकार एवं सत्तावादी प्रबंध पर बल दिया गया है, जबकि मानव संबंध दृष्टिकोण में प्राधिकार की स्वीकृति, विचारधारा एवं भागीदारी दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। 8 पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रबंध संगठन को बंद प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जबकि मानव संबंध खुली प्रणाली के रूप में। 9 पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रबंध व्यक्तिगत आधार पर भुगतान की बात करता है, जबकि मानव संबंध सामूहिक आधार पर। 10 पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कार्यकर्ताओं में कार्यात्मक विशेषज्ञता पर विशेष बल देता है, जबकि मानव संबंध दृष्टिकोण सामाजिक प्रवीणताओं का पक्षधर है। 11 पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत मजदूर संघों की भूमिका को अर्थहीन बनाता है, जबकि मानव संबंध सिद्धांत श्रेय संघों को भूमिका स्वीकार करता है। 12 पॉइंट है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का मजदूर ने विरोध किया और टेलर को उद्योगपति और पूंजीपतियों का पक्षधर बताया, जबकि मानव संबंध का विरोध नाम मात्र के लिए किया गया और श्रमिकों के हितों में बताया गया। 13 पॉइंट है, टेलर की मान्यता थी कि उत्पादकता से कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है, जबकि मेयो के अनुसार संतुष्टि से उत्पादकता में स्वतः वृद्धि हो जाती है। और 14 पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में एक कार्यकुशल श्रमिक को उत्पादक श्रमिक माना गया है, जबकि मानव संबंध सिद्धांत में एक सुस्पष्ट श्रमिक को उत्पादक श्रमिक माना गया है। मानवीय संबंध सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा। मानवीय संबंध सिद्धांत टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की सीमाएं प्रदर्शित करता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं, जिसे विद्वानों ने निम्न रूप में प्रदर्शित कर इनकी आलोचना की। इसका फर्स्ट पॉइंट है, आलोचकों ने मानवीय संबंध आंदोलन की यह कहकर आलोचना की कि मेयो तथा उनके साथियों ने संगठन में संघों की भूमिका को शून्य कर रखा है, कारण उन्होंने भागीदारी प्रबंध की विचारधारा पर विशेष रूप से बल दिया है। लॉरेन तथा अन्य मानवीय विरोधियों ने मेयो को प्रबंध का चमचा तक कहा है। बैल के अनुसार मेयो को गाय समाजशास्त्री की संज्ञा दी गई है। सेकंड पॉइंट है, मेयो ने कहा कि जो श्रमिक अधिक संतुष्ट है वह उतना ही उत्पादक होता है, लेकिन किसी श्रमिक का उत्पादक होना सिर्फ उसकी संतुष्टि पर निर्भर नहीं करता, कारण संतुष्टि के अतिरिक्त श्रमिकों की कार्य करने की क्षमता, योग्यता, अनुभव, संगठन की नीतियां एवं कार्य पद्धतियों पर भली भांति निर्भर करता है। इसके साथ साथ श्रमिकों की
संतुष्टि विशेष परिस्थिति के मजबूरीवश भी हो सकता है और इस संदर्भ में पूर्णतः सत्य नहीं है कि एक संतुष्ट श्रमिक अधिक उत्पादक श्रमिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य का कहना है कि हाथोन प्रयोग के पहले अध्ययन के लिए सहकारा लड़कियों को चुना जो शोध कार्य में भाग लेने के लिए पहले से तैयार थी तथा इस तरह का शोध व्यर्थ है क्योंकि 5-6 का नमूना लेकर सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता तथा लड़कियां यह जानती थी कि हम पर शोध हो रहे हैं, अतः उन्होंने जानबूझकर सकारात्मक समर्थन किया, अतः इस आधार पर सिद्धांत का विकास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अन्य आलोचना यह इस आधार पर की जाती है कि मानवीय संबंध आंदोलन ने आर्थिक प्रेरकों पर कम जोर दिया जबकि जिससे वे वास्तविकताओं की परिधि से बाहर चले गए। अपने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के कारण वे भौतिक पुरस्कारों के महत्व को नहीं जान सके। लास्ट पॉइंट है, मानवीय संबंध आंदोलन के विचारकों की यह मान्यता थी कि औद्योगिक संघर्ष अच्छे नहीं होते, लेकिन परंपरागत विचारक इस आधार पर इनकी आलोचना करते हैं कि संगठनात्मक व्यवस्था के लिए संघर्ष अनिवार्य है। संघर्ष से विवाद मिटते हैं तथा संगठन मजबूत बनता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।